कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस करवा दिया था किसी सोलेनोइड का। आज है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस करवाना है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में भाई दो कॉइल्स होती हैं, यानी कि दो सोलेनोइड्स होते हैं। जैसे ये एक हो गया नीचे वाला और ये एक उसके बाहर हो गया। तो इसमें हमने करंट अप्लाई कर दिया और इसमें हमने डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर दिया। तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो मेन फार्मूला था वो था फाई इज इक्वल टू एम आई, यानी कि फाई वन इज इक्वल टू एम आई टू। फर्स्ट सोलेनोइड का जो फ्लक्स है वो सेकंड के करंट पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम इसी को लेके आगे चलते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि N1 यानी कि जो I1 है वो है करंट फ्लोइंग इन I2 करो, क्योंकि इसको लेना I2 ये है करंट फ्लोइंग इन सेकंड सोलेनोइड, इंडक्टर या सोलेनोइड। A1 और A2 ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेकंड सोलेनोइड। L1 लेंथ ऑफ ए फर्स्ट सोलेनोइड, L2 लेंथ ऑफ ए सेकंड सोलेनोइड। और अब रह गए N1 और N2 यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ ए टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनोइड। और N2 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड। अब हमने फाई वन निकालना है। फाई वन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड। तो फाई वन के लिए जो है हमने देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कंडक्टर है वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फर्स्ट कंडक्टर का एक टर्न, फर्स्ट सोलेनोइड का जो एक टर्न होगा, मान लिया ये एक सर्कल है, ये सेकंड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो पहले एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे और एक टर्न के मैग्नेटिक फ्लक्स को उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B2A1, क्योंकि सोलेनोइड जो है वो पहला है, उसका फ्लक्स निकालना है, वो है सेकंड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये I2 फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पहले में से पास हो रही होंगी। तो B1 यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B1 है। और एरिया लेना पड़ेगा पहले का, क्योंकि फ्लक्स हम पहले का ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा B2A1, ठीक है। लेकिन ये एक टर्न का, क्योंकि सभी टर्न्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न पहले वाले के कितने हैं, N1। तो टोटल फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सोलेनोइड हो जाएगा N1 B2A1। अब हम B2 की वैल्यू निकालते हैं। सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो कितना होता है भाई। सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंडक्शन थर्ड यूनिट में किया था हमने, B इज इक्वल टू म्यू नोट NI। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नोट, और यहाँ अगर हम N2 करें और करंट हो जाएगा I2। सेकंड में करंट फ्लो हो रहा है I2,
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है उसके n2, लेकिन n2 तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न ले रखे हैं n2, तो इसका मतलब कैपिटल N2 ले रखे हैं, उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो स्मॉल n2 की वैल्यू ये हो जाएगी म्यू नोट n2 अपॉन n2, क्योंकि n तो था जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, यानी कि टोटल टर्न n हो और लेंथ l हो तो n की वैल्यू ये होती है, तो इसका मतलब म्यू नोट n2 बाई l2। तो यहाँ पर n2 की जगह हम अगले स्टेप में n2 बाई l2 कर दिया और ये करंट हो गया I2। B2 की वैल्यू होगी हमारे पास ये B2 इज इक्वल टू म्यू नोट n2 I2 अपॉन n2, ये उसकी लेंथ। अब जो है इसका फ्लक्स, इस इक्वेशन को यानी कि जो थर्ड इक्वेशन में आई है इसको 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास φ1 की वैल्यू आएगी भाई, φ1 इज इक्वल टू n1 और B2 की जगह लिखेंगे म्यू नोट n2 I2 l2 और फिर a1। ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे मिटा दी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी Mi2, मैग्नेटिक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m, ये फर्स्ट का है तो इसको M12 भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M12 I2। तो यहाँ पर φ1 की वैल्यू ये बन जाएगी यहाँ से म्यू नोट n1 n2 a1 I2 अपॉन l2, ये इक्वेशन नंबर होगी 4। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर ये जो फर्स्ट थी इससे कंपेयर करते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 4। तो यहाँ से तो आ जाएगा Mi2 इज इक्वल टू म्यू नोट n1 n2 a1 और I2 अपॉन n2। तो यहाँ से I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो कितना आ गया भाई, म्यू नोट n1 n2 a1 बाई l2, ये आ गया फर्स्ट का म्यू नोट n1 n2 a1 बाई n2, ये फर्स्ट का है म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर सेकंड का निकालते हैं तो उसमें फ्लक्स की जो शुरुआत है वो सेकंड वाले की करेंगे, और उस सेकंड के लिए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा φ2, और φ2 इज इक्वल टू कर देंगे Mi1, क्योंकि जो सेकंड जो सोलेनोइड है वो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो पहले के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उस केस में फिर जो है m की वैल्यू ये आ जाएगी, म्यू नोट भी उतना ही रहेगा, n1 n2 भी उतना ही रहेगा। अब ये सेकंड का था तो एरिया फर्स्ट का है, तो फर्स्ट का था तो एरिया फर्स्ट का है, तो अब ये सेकंड का करेंगे तो एरिया जो है वो सेकंड का रहेगा, लेकिन लेंथ फर्स्ट की हो जाएगी L1, मतलब यहाँ पे L2 है, यहाँ पे हो जाएगा L1। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। अब एक जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के ऊपर, कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने वेरिएशन दिखानी है। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, और ये भी पता चल जाएगा कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि प्लस की होगी या माइनस की होगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडे के दोनों लॉ क्लियर हो जाएंगे और लेंज लॉ भी क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे है कि भाई एक रोड जो है उसको हम मूव करवा रहे हैं, एक L लेंथ की रोड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा,
इसकी थिकनेस जो है वो b के बराबर है। ये डॉट कर दिया हमने, डॉटेड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये बोर्ड है हमारे पास, क्रॉस की जगह डॉट कर दिया है। तो ये जो बोर्ड है, अब डॉट का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, B तक। ये लेंथ है उसकी L और ये उसकी ब्रेड्थ है B। L लेंथ मतलब इस प्लेन के अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड। और एक रोड जो है उसको हम मूव करवाते हैं यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं उस रोड को मूव करवाना। मतलब जैसे ये वो है, कोई रोड है मेटल की, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम मूव करवाएंगे ऐसे। उसको लेके जाते हैं हम x इज इक्वल टू 0 से लेके, मतलब x एक्सिस कह लो, x इज इक्वल टू b तक, और उसको x इज इक्वल टू 2b तक लेके जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। तो हमने ये बताना है कि इसमें फ्लक्स कितना जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी और कैसे प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स कैसे चेंज होगा, ठीक है, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या डायरेक्शन होगी। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम फ्लक्स बनाते हैं। देखो फ्लक्स समझाते हैं कि जब हम इस रोड को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं v वेलोसिटी से, इसकी लेंथ होगी l को v तक लेके जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, फिर आगे लेके जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई हमारा यहाँ तक ही है, ठीक है। अब ये एक एंड इस कॉइल का ये हो गया, दूसरा एंड हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूव करवाना इधर, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बढ़ता जा रहा है, ये रीजन का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अब ये कॉइल बन गई, देखो जब यहाँ था तो ये कॉइल थी इतनी ऐसे, फिर जब यहाँ आ गए तो इतनी कॉइल होगी, यहाँ आ गए तो ये इतनी कॉइल होगी, और यहाँ पहुँच गए तो ये इतनी कॉइल होगी। मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है इसका, और उस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की भी, क्योंकि यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। उसके बाद इस कॉइल को जब यहाँ ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतने रीजन में है, तो सिर्फ फ्लक्स उतना ही रहेगा। यहाँ ले जाएंगे तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, और यहाँ ले जाएंगे तो भी फ्लक्स से उतना ही रहेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो बढ़ा, इससे आगे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स रह गया कांस्टेंट। फिर जब हम इसको वापस लेके आएंगे तो यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि x इक्वल टू 2b से जब b तक वापस आएंगे तो कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन में है, इसमें हो चाहे ना हो। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर जब वापस आएंगे, अब इसको और आगे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो इसमें फ्लक्स अब डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉइल का एरिया घटना शुरू हो गया। यहाँ थी तो ये एरिया था सारा, यहाँ आ गई तो ये एरिया हो गया, अब फिर ये एरिया हो गया, एरिया घट रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ना इस एरिया से बाहर होने लग गया, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लग गया, और धीरे 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 करके ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 0। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज देखें फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ले लिया हमने x इज इक्वल टू b, और ये ले लिया x इज इक्वल टू 2b। ये तो है जाने का। फिर आने का वापस नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं हम, तो नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो भी हम उसकी डायरेक्शन दिखाएंगे। तो पहले जब हम x इज इक्वल टू 0 से b पर गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ऐसे, और ये मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है b,
और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये एरिया कितना हो गया, ये लेंथ होगी L, मतलब ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, यानी कि एरिया हो गया LB, B इंटू LB, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA के बराबर। मैग्नेटिक इंडक्शन BA कोस थीटा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि इस कॉइल का नॉर्मल भी इधर होगा बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो BA कोस थीटा के हिसाब से थीटा अगर 0 कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया BA, तो ये मैग्नेटिक मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर, और इस मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होगी BLB। फिर जब इससे आगे हम कॉइल को लेके जा रहे हैं तो इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं रहा, ये कांस्टेंट, तो ये तो हो गया x इक्वल टू बी पर, x इक्वल टू 2b तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम वापस आ रहे हैं तो हम इसको फिर यहीं पे लिख देते हैं, इसी को आगे बढ़ा के ये लिख देंगे हम b के बराबर, वापस b। तो जब वापस आएंगे तो जब 2b से b पर आएंगे तब तक भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। फिर जब हम इसको वापस लेके जाएंगे इधर तो फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और ये लास्ट में 0 हो जाएगा, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, मतलब फ्लक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है। फिर ये बढ़ेगा जब b तक जाएगी को ये साइड, फिर आगे जाएगी तो कांस्टेंट रहेगा, x इक्वल टू 2b तक ये कांस्टेंट रहेगा, x इक्वल टू 2b था ये। फिर वापस आएंगे तो x इक्वल टू b तक कांस्टेंट रहेगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स बढ़ा है, फिर कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स चेंज हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी घटने और बढ़ने वाले इंटरवल में, जहाँ पर कांस्टेंट है वहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला था E इक्वल टू माइनस d∅ बाई dt। जब हम L लेंथ की रोड को मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर V वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो मोशनल ईएमएफ का हमने एक आर्टिकल करवाया था, उसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बताया था BLV। मैग्नेटिक इंडक्शन B, L उसकी लेंथ और V उसकी वेलोसिटी, तो हमने इसको V वेलोसिटी से आगे पीछे मूव करवाया था, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इतनी पैदा होगी, क्योंकि B भी कांस्टेंट है, ये लेंथ भी कांस्टेंट है और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी कांस्टेंट। लेकिन माइनस साइन क्या कहता है कि अपोज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगी, मतलब ये प्लस का है तो वो माइनस की होगी, लेकिन होगी इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला अगर हम बनाएं, मतलब ग्राफ बनाएं, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक और फिर x इक्वल टू 2b तक और फिर वापस x इक्वल टू b तक और फिर x इक्वल टू 0 तक। तो जब हम x इक्वल टू b तक जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव मिलेगी और कांस्टेंट मिलेगी BLV। तो यहाँ पे E की वैल्यू ये होगी और कितनी हो जाएगी BLV माइनस BLV। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, कांस्टेंट हुआ x इक्वल टू b से 2b तक, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक भी, फिर आगे भी नहीं आएगा, वापस आएंगे तो भी मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर जब हम b से लेके 0 पर आते हैं, यानी कि यहाँ से वापस आते हैं, तो फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट टाइप की, यानी कि अपोज करेगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगी कांस्टेंट BLV के बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन B है, लेंथ L है, वेलोसिटी V है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी पॉजिटिव की E हो जाएगी BLV के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसके बराबर आ जाएगी ऐसे। तो इस रीजन में कांस्टेंट, इस रीजन में कांस्टेंट, बीच में 0। फिर बात करें हम इसके करंट की, अगर इसका रेडियस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R हो तो करंट भी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, प्लस के तो प्लस का रहेगा, माइनस के तो माइनस का। I की वैल्यू BLV/R, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो करंट भी ऐसे ही रहेगा।
फिर बात करें हम एनर्जी की या पावर की, तो पावर होती है आई स्क्वायर आर। तो आई हमारे पास ये है BLV, और पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आर रजिस्टेंस मतलब। तो आई का स्क्वायर तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर और इंटू आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो करंट पावर होगी हमारी इसकी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया तो माइनस का है तो भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। तो उस केस में पावर के लिए भाई ये ग्राफ बन जाएगा, यहीं छोटा सा ही बना देते हैं, x = B, x = 2B, फिर ये वापस B और ये 0, और 0 से ही चले थे। तो अगर करंट और वोल्टेज है तो पावर है, करंट और वोल्टेज नहीं है तो पावर नहीं है, लेकिन रहेगी प्लस की। तो इसका मतलब इस रीजन में भी प्लस की पावर, और इस रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक 0, B तक 0, फिर वापस 0 पे आएंगे तो फिर पावर और करंट है। तो ये हो जाएगा पावर का और डिस्टेंस के साथ पावर का ग्राफ, डिस्टेंस के साथ फ्लक्स का ग्राफ, डिस्टेंस के साथ वोल्टेज और करंट। बस स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये BLV का वैल्यू यहाँ है तो इसको R से भाग दे रहे हैं, तो करंट का स्ट्रेंथ थोड़ा सा नीचे होगा। बाकी ग्राफ यही मैच करेगी दिए हुए। इस ग्राफ में हमने फैराडे के दोनों लॉ कर लिए हैं और लेंज लॉ भी कर लिया है।